नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल अधिकार की यदि बात करते हैं तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 25 में कहा गया अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता यानी सिख धर्म में कृपाण धारण करने की, और साथ ही दोस्तों जैन धर्म में संथारा या संलेखना प्रथा द्वारा प्राण त्यागना। और साथ ही आर्टिकल 26 की यदि बात की जाए तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में। साथ ही अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति यानी दान किए गए पैसे पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता यानी किसी भी शिक्षण संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस शिक्षण संस्थान को जो है तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अभी जो है दोस्तों यूपी में जो है 500 मदरसे बंद किए गए हैं जिनमें जो है केवल इस्लामिक शिक्षा जो है दी जाती थी, लेकिन उनको राज्य सरकार जो है चलाती थी, तो इसलिए जो है उनको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 25 की। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 25 में जो है कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों इसमें, अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता यानी दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिख धर्म में जो कृपाण धारण करते हैं, सिख धर्म में सिख कृपाण कृपाण धारण। और साथ ही दोस्तों जैन धर्म में, जैन धर्म की बात की जाए तो जो दोस्तों संथारा या संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना, संथारा या संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना, यह आर्टिकल 25 में जो है कहा गया है। तो दोस्तों पहले इन चारों आर्टिकलों को लिख लेते हैं, फिर इसका अच्छे से जो है एक एक करके इनको समझेंगे। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों आर्टिकल 27 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में किसके बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है दोस्तों धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, कर यानी टैक्स से मुक्ति। यानी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों दान किए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। दान किए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों आर्टिकल 28 की यहाँ पे हम बात करते हैं। अनुच्छेद
28 अनुच्छेद 28 की यहाँ पे हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थाओं संस्थानों यहाँ पे संस्थाओं लिखेंगे, संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी शिक्षण संस्थान किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता हो उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की यदि बात की जाए तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है चर्चा की गई है। आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं तो इसमें अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता दोस्तों, यानी आप जो है अंतःकरण आदि यानी अपने अंतर्मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भगवान को पूज सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में जो है आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। और साथ ही सिख धर्म की यदि बात करते हैं तो सिख धर्म में आपने देखा होगा जो कृपाण धारण करते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत जो उनको कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता जो है मिली हुई है। जैन धर्म की बात करते हैं तो संथारा या संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागने की विधि। अब ये संथारा या संलेखना विधि क्या होती है दोस्तों, इसमें जो है क्या होता है भूखे प्यासे रहकर जो है अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इसको संलेखना संथारा विधि जो है कहा जाता है। और ये जैन धर्म को जो है इसकी स्वतंत्रता जो है यहाँ पे मिली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो है दोस्तों धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता दी गई, यानी किसी कमेटी को दी जाती है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। आपने देखा होगा कोई धार्मिक कार्य कराने के लिए एक कमेटी या समितियाँ होती हैं, तो उनको जो है आर्टिकल 26 के तहत जो है स्वतंत्रता दी जाती है ताकि आप जो धार्मिक कार्य हैं उनके मैनेजमेंट को जो है देख सकें। अब दोस्तों आर्टिकल 27 की यदि बात करते हैं तो इसमें धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी आर्टिकल 27 में कहा गया है जो दान किया गया पैसा आता है उस पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी दान किए गए पैसे पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है तो उनमें जो है किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस शिक्षण संस्थान को जो है तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो यह यहाँ पे जो है कहा गया है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें केवल धर्म की शिक्षा दी जाती है तो प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है जिनको राज्य सरकार द्वारा अपने खर्चे से, यानी राज्य सरकार अपना पैसा देकर जो है चलाती है किसी भी शिक्षण संस्थान को, तो वहाँ पर जो है किसी भी धर्म की विशेष शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर वहाँ ऐसा विशेष शिक्षा दी जाती है तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 28 में। अब आर्टिकल 29 और 30 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल और 30 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में, यानी अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं, लिपि का और संस्कृति का। और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी इनको किस आधार पर माना जाता है तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर जो है इनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी माना जाता है। यानी जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है और जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है उनको माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में जो है रखा जाता है। और भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, तो ये 6 अल्पसंख्यक है। दोस्तों आर्टिकल 30 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 30 में जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी जो ये माइनॉरिटी है ये अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। तो ये
आर्टिकल 30 में जो है दिया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हेडिंग संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें जो है दोस्तों कितने आर्टिकल 29 और 30 के बारे में जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी में जो है चर्चा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल 29 डाल लेते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 29 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये जो है अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं अल्पसंख्यक, अपनी लिपि को संरक्षित कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे संस्कृति को अपनी जो है यानी अपनी संस्कृति या कल्चर को जो है संरक्षित कर सकते हैं आर्टिकल 29 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी जो है इनको किस आधार पर माना गया है। तो किस आधार पर जो है माना गया है, तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर माना गया है। किस काय पे? भाषाई एवं धार्मिक आधार पर माना गया है। और दोस्तों भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है दोस्तों जिनकी संख्या कम होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम हो गए दोस्तों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख हो गए दोस्तों, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। अब दोस्तों आर्टिकल 29 हो गया दोस्तों। आर्टिकल 30 यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके बाद जो है इन दोनों को देख लेंगे। अनुच्छेद 30 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 30 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 भी लिख लेते हैं और उसके बाद जो है एक साथ इनको रिवीजन कर लेंगे। 2-4 पॉइंट और बचे हैं और ज़्यादा नहीं है। तो आर्टिकल 32 यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 32 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 32 में जो है दोस्तों किसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई। लिखेंगे संवैधानिक उपचारों के बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बात की। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। संविधान की आत्मा एवं हृदय। संविधान की आत्मा एवं हृदय। संविधान की आत्मा एवं हृदय। संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब दोस्तों यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा या हृदय किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और साथ ही आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल 32 को जो है कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार जो है सुप्रीम
कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है, जारी करता है, जारी कर सकता है। तो कौन कौन से ये 5 रिट हैं जो जारी कर सकता है? सबसे पहले बात आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इसका अर्थ क्या है। इसके अर्थ की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है दोस्तों व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, यानी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। तो ये रिट 1 है। रिट 2 की यदि बात की जाए तो 2 रिट कौन सी है? परमादेश, परमादेश, परमादेश की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो दोस्तों ये जो है अधिकारियों पर जो है ये वाली रिट जारी की जाती है, यानी परमादेश जो है ये वाली रिट किस पर? अधिकारियों पर जारी की जाती है कि हम आदेश देते हैं। तीसरी रिट है दोस्तों प्रतिषेध, प्रतिषेध की यदि बात की जाए तो प्रतिषेध का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है मना करना, इसका अर्थ क्या है? मना करना। क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है मना करना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चौथी रीट कौन सी? चौथी रीट है दोस्तों उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना, पूर्णतया, पूर्णतया सूचित करना, सूचित करना या मंगवा लेना, मंगवा लेना। अब दोस्तों आर्टिकल 5 रेट की यदि बात की जाए तो अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ की हम बात करते हैं आपका प्राधिकार है, आपका प्राधिकार क्या है? आपका प्राधिकार क्या है? तो ये है 5 रेट। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो है केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ये केवल भारतीयों को प्राप्त आर्टिकल हैं। तो इनको लिख लेते हैं केवल भारतीयों को प्राप्त आर्टिकल, यानी मूल अधिकार, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो कौन कौन से केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं? कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जिसमें हमने जाना था लिंग, जाति, धर्म ये व जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 16 में नौकरी के बारे में बताया गया था, नौकरी की समानता के बारे में। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 की यदि बात की जाए तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 29 की यदि बात करते हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 की दोस्तों बात करते हैं तो आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 30 की यदि बात करते हैं, अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक जो है अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो है बताया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन सभी का एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो है उनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की यदि बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक चर्चा की गई है। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, यानी अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं, लिपि का और संस्कृति का। अब दोस्तों इनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी किस आधार पर माना जाता है? तो भाषा एवं धार्मिक आधार पर जो इनको अल्पसंख्यक माना जाता है। और अल्पसंख्यक कितने हैं? अल्पसंख्यक 6 हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी।
तो दोस्तों अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक की यदि बात की जाए तो जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो इनको जो है भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है, यानी जिस भाषा को बोलने वाले और जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती है उस उनको जो है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में जो है रखा जाता है। और भारत में 6 माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं। आर्टिकल 30 की यदि बात करते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी जो माइनॉरिटी हैं ये अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में जो है कहा गया है। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात जो है की गई है। और इस आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जो है जारी कर सकता है। कौन कौन सी 5 रिट हैं? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है दोस्तों व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश दूसरी रिट है, जो कि इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और ये दूसरी परमादेश वाली रिट जो है अधिकारियों पर लागू होती है, अधिकारियों पर जो है जारी की जाती है। तीसरी रिट है प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना। चौथी है उत्प्रेषण, इसका अर्थ है दोस्तों पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। और पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, यानी आपका प्राधिकार क्या है। तो ये अधिकार परीक्षा का अर्थ है, जो कि पांचवी रिट है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी ये वाले 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और बाकी के जो मौलिक अधिकार बचे हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को भी। तो केवल भारतीयों को प्राप्त, जैसे आर्टिकल 15 में जो है लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन की समानता एवं नौकरियों की समानता के बारे में बताया गया, जिसमें हमने बात की थी आर्टिकल 16 के 6 में जो है किसको? EWS को जो है 10% आरक्षण दिया गया था। किसमें दोस्तों? नौकरियों में। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें हमने जाना था इंटरनेट का प्रयोग, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये सब आर्टिकल 1 के ए में जो हैं, यानी आर्टिकल 19 के 1A में जो है आते हैं। आर्टिकल 29 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के बारे में बात की जाती है। तो ये अभी हमने जाना है। आर्टिकल 30 में जो है शिक्षण संस्थान, यानी अल्पसंख्यक जो है अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, और उनको चला सकते हैं। तो ये उनको आर्टिकल 30 के माध्यम से स्वतंत्रता मिली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, यानी हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको जो है संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और इनमें आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है चर्चा की गई है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP ये कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब दोस्तों इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य जहाँ पर जो है सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिल सके, सभी लोगों को जो है रोजगार मिल सके। तो ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाने की स्थापना की गई थी, तो इसीलिए जो है इनको जोड़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे DPSP, यानी न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है जो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको न्यायालय यानी कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब यहाँ पे कहा गया है अगर कोई भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, इनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनको जो है आप लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इनको जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है और ना ही इनके लिए कोई सजा का प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों इसको जो है DPSP भी कहा जाता है। DPSP मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, याद रखें दोस्तों ये कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी संविधान के भाग 4 में जो है इनको रखा गया है। और भाग 4 में जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल की यदि बात की जाए तो आर्टिकल कितने आर्टिकल हैं इसमें? 36 से लेकर 51 तक। कितने आर्टिकल हैं दोस्तों? 36 से लेकर 51 तक हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है प्रेरित यानी कहाँ से लिए गए हैं?
तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो है इनको लिया गया है। अब साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या था, यानी इनको जो है मूल संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी अभी मैंने आपको बताया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहा जाता है किसको, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो दोस्तों डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, कराया जा सकता है, क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, वैधानिक इनको वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। याद रखें दोस्तों, क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डीपीएसपी से संबंधित कथन, जैसे केटी शाह ने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो है अदा किया जाता है। तो ये किसने कहा था डीपीएसपी को, तो ये कहा था केटी शाह। लिखेंगे डीपीएसपी से संबंधित कथन, डीपीएसपी से संबंधित कथन। तो कौन कौन से कथन है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केटी शाह के द्वारा, केटी शाह ने, दोस्तों केटी शाह ने क्या कहा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार, बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, अदा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जी ऑस्टिन की, जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था दोस्तों, जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा था डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। और साथ ही दोस्तों इन जी ऑस्टिन की एक बुक थी, यदि बुक की बात की जाए तो इनकी कौन सी बुक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बुक के लिए जो है दोस्तों 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जिनको डीपीएसपी कहा जाता है, इनको संविधान के भाग 4 में रखा गया और भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। उद्देश्य क्या था, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक ऐसा राज्य स्थापित करना जिसमें जो है सभी लोगों को समान न्याय मिल सके, सभी के लिए जो है समान रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। और साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे डीपीएसपी,
इनको जो है इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कोई अगर इनका उल्लंघन करता है तो उसको जो है सज़ा का प्रावधान नहीं है। डीपीएसपी से संबंधित कथन, यानी केटी शाह के द्वारा कहा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो है अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा एवं अब क्या कहा था दोस्तों, आत्मा जो है कहा था। और इनकी एक बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी बुक के लिए जो है 2011 में भारत सरकार ने इसे पद्म श्री पुरस्कार जो है दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।